नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभाकर सिंह स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल इकोनॉमिक पाठशाला में। ये सेकंड पार्ट है डिफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड का। फर्स्ट पार्ट में मैंने कवर किया था इसका इंट्रोडक्शन, यानी कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं। अब इस पार्ट में मैं कवर करूंगा प्रॉब्लम क्या है डिफिशिएंट डिमांड की, उसके कॉजेस क्या हैं और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फर्स्ट पार्ट का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो वाला वीडियो देख लीजिए, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं फिर सेकेंड पार्ट इसका। डिफिशिएंट डिमांड से शुरू करते हैं, यानी कि न्यून मांग। अब शब्द से ही आपको पता चल रहा है न्यून यानी कि कमी, कि मांग में कमी है किसी कारणवश। तो कौन सी सिचुएशन होगी ये, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई ज्यादा है या हो सकती है ज्यादा एग्रीगेट डिमांड से, कि जितना प्रोड्यूसर्स प्लान बना रहे हैं एक साल में प्रोडक्शन करने का, उससे ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सकते हैं और इकोनॉमी में वो कैपेसिटी है बढ़ाने की, यानी कि और ज़्यादा मजदूर अवेलेबल हैं कि उनको रख कर काम पर हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, लेकिन नहीं बढ़ा पा रहे हैं क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हमारी कम है। कम क्यों है हमारी एग्रीगेट डिमांड? उतने ही रुपए के माल की डिमांड करेंगे जितना कि हमारे पास अवेलेबल है। अब आप अपने घर का ही एग्जाम्पल लें तो आपके अगर घर की तनख्वाह 20,000 रुपए है तो आप बाजार से सामान 20,000 रुपए का ही खरीदोगे, क्योंकि आपके पास पैसा ही उतना है। तो ऐसे ही इकोनॉमी में उतने की ही डिमांड करेंगे जितना पैसा जनता के पास है। तो यहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी अवेलेबल है इकोनॉमी में, यानी कि लेबर्स भी हैं काम करने वाले और रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। प्रोड्यूसर सप्लाई बढ़ा सकता है कब? जब मार्केट में पैसा पहुंच जाएगा, लोग ज्यादा की डिमांड करने लगेंगे। तो लोग डिमांड ही कम कर रहे हैं, इस वजह से सप्लाई कम है। तो एग्रीगेट डिमांड जो है एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो है, लेकिन वहां पर अनएम्प्लॉयमेंट अवेलेबल है, यानी कि कुछ लोग बेरोजगार हैं, नहीं काम मिल पा रहा है उनको। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं है, तो प्रोड्यूसर कहां से इन लोगों को काम पर रखेगा। तो इस स्थिति को कहते हैं क्या? न्यून मांग की समस्या। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट मिलता है इसमें। कैसे? ग्राफ की सहायता समझते हैं। तो ये हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। समग्र मांग समग्र पूर्ति यानी कि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर से ही हम समझते आ रहे हैं। यहां पर लेते हैं वाई यानी कि इनकम, और यहां पर एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई क्या है ये समझाने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो ये हो गया ग्राफ एएस का या फिर वाई का। एएस ही हमारा वाई है, क्योंकि जितने की सप्लाई प्रोड्यूसर करेगा उतनी ही इनकम होगी, और जितनी इनकम होगी और राष्ट्र की इनकम हो गई, तो एएस इक्वल टू ए वाई होता है। और वाई का ग्राफ कितना ऐसा होता है? 45 डिग्री पे बिल्कुल सीधा। अब ये है हमारा करंट में एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट डिमांड पी लिख देता हूं इसको, यानी कि ये है पी से प्लान्ड। अभी इतना प्लान इकोनॉमी में हो रहा है। अब नेक्स्ट है इसके ऊपर ग्राफ एग्रीगेट डिमांड एफ लिख देता हूं। एफ है यहां पर फुल एम्प्लॉयमेंट, कि सभी लोगों को अगर काम मिल जाए तो इतना प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन सभी लोगों को काम नहीं मिल रहा। करंट में क्या है? एग्रीगेट डिमांड इतनी है। अब इन दोनों के बीच में जो गैप है, यानी कि जो गैप है, जो कमी है, इसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप, अविस्फीतिकारी जाल कहते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो कमी है यही है न्यून मांग। इतनी मांग कम हो रही है, इतनी और ज्यादा बढ़ाई जा सकती है फुल एम्प्लॉयमेंट में, अगर सभी को काम मिल जाएगा, या फिर मार्केट में डिमांड अगर बढ़ जाएगी तो सभी को काम मिल जाएगा और इतने लोग इतना प्रोडक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये है समस्या कौन सी? न्यून मांग की समस्या, जहां पर एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड से कम होती है। समझ गए? और इन दोनों के बीच को गैप को क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी गैप लिखा हुआ है आपकी बुक में। अब देखते हैं इसके कारण, कि इसके कारण क्या हो सकते हैं। ये क्या होता है समझ में आ गया होगा आपको, आशा करता हूं। तो कॉजेस की तरफ बढ़ते हैं। अब कॉजेस समझने से पहले हम एक बार फिर से पुराने चैप्टर्स की तरफ चलते हैं एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई में। तो एग्रीगेट सप्लाई क्या थी हमारी? इनकम थी वाई, और वाई को हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं? या तो प्राइवेट आदमी कंजप्ट करेगा उसको सी से इंडिकेट करते हैं, या फिर प्राइवेट आदमी इन्वेस्ट कर देगा, उसको सेव कर लेगा कुछ पैसा, या फिर गवर्नमेंट कुछ खर्चा करेगी और कुछ
इन्वेस्ट करेगी या फिर उसमें एक्सपोर्ट या फिर इंपोर्ट होगा, इससे कुछ पैसा आएगा। तो ये हैं 4 फैक्टर्स इनकम आने के, या फिर इनकम को इन 4 जगह खर्च किया जाता है। ये हो गया प्राइवेट का, ये भी प्राइवेट का, ये गवर्नमेंट का, कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों, और ये है x माइनस एम यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट माइनस करके जो नेट एक्सपोर्ट आएगा वो। तो ये 4 फैक्टर्स हैं इनकम के। कुल मिलाकर जब ये चारों बढ़ेंगे तो हमारी इनकम बढ़ेगी, जब ये चारों कम होंगे तो हमारी इनकम कम होगी। ये वाइसा वर्सा एक दूसरे से रिलेशन में रहते हैं, पॉजिटिव रिलेशन में। ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कॉजेस क्या होंगे। कॉजेस यही 4-5 हैं इसके। फिर जब इनमें रिडक्शन हो जाएगा तो डिफ्लेशनरी गैप बढ़ जाएगा। जैसे क्या है, रिडक्शन इन प्राइवेट कंजप्शन। प्राइवेट यानी कि निजी व्यक्ति जितने भी हैं, हम और आप जैसे जितने भी निजी व्यक्ति हैं, अगर वो कंजप्शन कम करने लगेंगे, अपना कम सामान खरीदेंगे बाजार से, तो डिमांड क्या होगी, कम होती चली जाएगी। रिडक्शन इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट अगर कम करने लग जाए तो जितना कम इन्वेस्ट होगा उतना ही कम प्रोडक्शन होगा और उतनी ही कम इनकम होगी। ये एक तरह से किस तरह से काम करता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि पैसा आपने खर्च किया और वो किसी तरह से फिर से प्रोड्यूसर के पास पहुंच जाए, जिससे कि वो प्रोडक्शन फिर से कर सके, उसको कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी, कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा बिल्कुल। और जब प्रोडक्शन कम होगा तो इनकम कम होगी, है ना। और जब इनकम कम होगी तो डिमांड भी कम होगी, और जब डिमांड कम होगी तो फिर से इन्वेस्टमेंट कम होगी, फिर से प्रोडक्शन। ये क्या है, एक तरह का जाल है। ठीक है, तो जब इन्वेस्टमेंट में कमी आ जाएगी तो क्या होगा, इनकम हमारी कम हो जाएगी। रिडक्शन इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट भी कुछ खर्चे करती है, कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, तो अगर वो भी कम कर दे अपने, तो जितना वो कम कर देगी उतना ही कम प्रोडक्शन होगा, और जितना कम प्रोडक्शन होगा उतनी ही कम डिमांड होगी, क्योंकि लोगों के पास इनकम उतनी ही कम जाएगी। तो ये है कारण। डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट जो है उसमें कमी आ जाए, यानी कि बाहर से जो सामान हम भेजते हैं, निर्यात करते हैं, उसमें कमी आ जाए। कमी यानी कि अब जब निर्यात करते हैं तो उससे भी हमारे पास कुछ पैसा आएगा, इनकम आएगी। अब जब निर्यात ही कम करेंगे तो इनकम भी कम आएगी, और इनकम कम है तो प्रोडक्शन कम है, प्रोडक्शन कम है तो फिर इन्वेस्टमेंट कम है, इन्वेस्टमेंट कम है, डिमांड कम है, फिर से इनकम कम है। ये हो गया डिक्लाइन इन एक्सपोर्ट। राइज इन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट में हम बढ़ोतरी कर दें। इम्पोर्ट में बढ़ोतरी का मतलब कि हमारी जेब से पैसा ज्यादा जा रहा है, आ नहीं रहा इनकम हमारे पास, इनकम हमारे पास से जा रही है, तो क्या होगा, फिर से सेम इसी वाले जाल में पहुंच जाएंगे। इंक्रीज इन टैक्स रेट। टैक्स रेट अगर बढ़ जाए तो जनता, मान लेते हैं 100 रुपए कमाती थी और उसमें से 10 रुपए टैक्स के देती थी और 90 रुपए की डिमांड करती थी, सामान खरीदती थी 90 रुपए का। अब टैक्स रेट बढ़ गया, 15 हो गया, तो अब 85 की ही डिमांड करेगी, और 85 की डिमांड करेगी तो 85 का ही प्रोडक्शन होगा फिर, और 85 का प्रोडक्शन होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहेगा। तो ये है इसके कारण कि इन 4-5 चीज़ों में जब रिडक्शन हो जाता है तो हमारी इनकम कम हो जाती है, और इनकम कम होने का मतलब है कि हमारी सप्लाई कम हो जाएगी, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। ये क्या है सिचुएशन, किसके लिए, डेफिशिएंट डिमांड के लिए, न्यून मांग के लिए। अब इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज। तो ये कुछ परिणाम है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम मिलेगा। इक्विलिब्रियम कौन सी सिचुएशन थी, जहां पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, या फिर वाइसा वर्सा एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर है। ठीक है, ये वाइसा वर्सा दोनों एक दूसरे के बराबर जहां पर होंगे वो वाली सिचुएशन होगी इक्विलिब्रियम की। ठीक है, अब मान लिया जाए कि न्यून मांग की समस्या है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रोड्यूसर्स एक साल में 1 लाख रुपए के सामान की सप्लाई करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड कितने की है, 80,000 की है सिर्फ। ठीक है, तो क्या करेगा वो, 80,000 का कम प्रोडक्शन, 20,000 का कम प्रोडक्शन करेगा, है ना, क्यों 80,000 की ही डिमांड है तो 80,000 का ही प्रोडक्शन करेगा। क्या होगा इस सिचुएशन में
20,000 रुपए का माल का एक्स्ट्रा जो प्रोडक्शन वो कर सकता था एम्प्लॉयज लगाकर, वो नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि मार्केट में डिमांड कम है। तो यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर तो है, इक्विलिब्रियम वाली स्टेज तो है, लेकिन अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है उसके साथ साथ कि इस 1 लाख रुपए के लिए मान लेते हैं उसको 1000 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती, तो यहाँ पर अब 80,000 के लिए कितने 800 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ 200 एम्प्लॉयज क्या रह गए, अनएम्प्लॉयड रह गए। ठीक है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट वाला इक्विलिब्रियम यहाँ पर बन जाता है, ये वाली सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट है डिफ्लेशनरी गैप। डिफ्लेशनरी गैप क्या था? ये था इन दोनों के बीच का जो गैप है कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे कितना हो सकता था और अंडर एम्प्लॉयमेंट पे कितना हो रहा है। इसको एडी प्लांट के साथ साथ एडीयू भी कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट स्टेज। ठीक है, तो एडीयू एडीएफ के बीच का जो गैप है उसको कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप, और ये बढ़ता रहता है। एडीएफ एंड एडीयू का गैप ये बढ़ता रहता है। नेक्स्ट है अनडिजायर्ड स्टॉक। अनैच्छिक स्टॉक्स बनने लगते हैं, यानी कि 20,000 रुपए का स्टॉक्स क्या हो गया। अब ये इस वाली सिचुएशन में ये वाला लगाते हैं कि 1 लाख का प्रोडक्शन उसने कर दिया, लेकिन मार्केट में बिका सिर्फ 80,000 का, 20,000 का स्टॉक बच गया उसका। ये क्या है? अनडिजायर्ड स्टॉक है उसके लिए, कि उसको इच्छा नहीं थी ये स्टॉक बचाने की, लेकिन फिर भी बच गया। प्रॉफिट का लॉस होता है यहाँ पर, लाभ जो वो ज़्यादा कमा सकता था वो नहीं कमा पा रहा है मार्केट में मांग कम होने की वजह से। अब यहाँ पर 20,000 का एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट वो कमा सकता था, लेकिन नहीं कमा पाया क्योंकि प्रोडक्शन ही 80,000 का हुआ है। तो ये है लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो ये है कॉन्सिक्वेंसेज किसके? न्यून मांग वाली स्थिति के। और न्यून मांग वाली स्थिति के सबसे बड़ी परेशानी ये है कि बेरोजगारी बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होता है इस वाली सिचुएशन में सबसे ज़्यादा। कौन सा वाला इक्विलिब्रियम मिलता है हमें यहाँ पर? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि एग्रीगेट डिमांड बाजार में कम बनी हुई है, इस वजह से लोग उतनी डिमांड नहीं कर रहे हैं, और जितनी कम डिमांड करेंगे उतने ही लोगों को कम काम मिलेगा। तो ये था न्यून मांग की समस्याएं, क्या कारण है उसके और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज है। पार्ट 2 हो गया समाप्त। अब नेक्स्ट जो है एक्सेस डिमांड की परेशानी और उसके कॉजेज, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हम समझेंगे पार्ट 3 में। तो मिलते हैं पार्ट 3 में, तब तक ध्यान रखिए अपना, चैनल मेरा सब्सक्राइब कर दीजिए।